हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु एक्चुअल में है क्या, कौन कौन से कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु भार किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या है, किसने उनकी खोज की थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। साथ ही साथ गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखो गाइस, यदि हम बात करें व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अपने भारत के एक महर्षि कणाद थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि किसी भी पदार्थ को हम तोड़ तोड़ कर किसी भी पदार्थ के टुकड़े करते जाएं और सबसे छोटा जो टुकड़ा हमें मिलेगा उस पदार्थ का, उसी को महर्षि कणाद जी ने जो है परमाणु नाम दिया था। राइट, यानी कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा जो है वो परमाणु कहलाया गया स्टार्टिंग में। उसके बाद में जॉन डाल्टन, एक वेस्टर्न साइंटिस्ट थे, कोई फॉरेन विदेशी कंट्री के साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। उन्होंने ये कहा कि जो परमाणु है उसी को एक तरीके से एटम नाम दिया। उसी को क्या नाम दिया? एटम। अब उसके बाद में जो है उस एटम पे, उस परमाणु पे और ज्यादा रिसर्च किया गया, उस पे और ज्यादा स्टडी की गई, तब जाके हमें पता चला कि कोई भी जो परमाणु है वो तीन और पार्टिकल्स, छोटे छोटे तीन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और उन तीन कणों को जो है बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि सबसे पहले यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ जो है उसका सबसे छोटा कण जो है उसे परमाणु कहा। राइट, बट उसके बाद में उस परमाणु पे और ज्यादा स्टडी की गई, रिसर्च किया गया और ज्यादा उसका एनालिसिस किया गया, तब जाके पता चला कि जो परमाणु है वो तीन अन्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हालांकि गाइस मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट स्टडी है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन है वो और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिनको क्वार्क कहा जाता है, क्वार्क। राइट, तो वो अपने सिलेबस से परे की चीज है। अभी आप इतना समझो कि कोई भी परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यदि हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, परमाणु संरचना की, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में एक नाभिक होगा। ठीक है, नाभिक। इस नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन्स होते हैं और एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं होती है। यहाँ पे चार कक्षाएं मैंने बनाई है, के एल एम एन, इनको बोलते हैं कक्षाएं। इनको क्या बोलेंगे? कक्षाएं। ठीक है, कक्षाएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। इन सभी वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे, उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, जो सूत्र है 2n स्क्वायर। जनरली ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन वितरण का सूत्र है। किसका सूत्र है? इलेक्ट्रॉन वितरण का सूत्र है। इलेक्ट्रॉन वितरण सूत्र, किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। ठीक है, जैसे सुपोजिट मान लो अगर मैं बात करूं पहली कक्षा में, ठीक है, यदि n बराबर 1 पहली कक्षा में, ठीक है, n बराबर 1, या फिर मैं यूं कहूं कि k कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, k कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो कैसे निकालेंगे? k कक्षा के लिए n इज इक्वल टू आएगा 1, तो यहां पे हम इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे 2n स्क्वायर, मतलब 2n की जगह क्या है 1, k कक्षा, k कौन सी है? पहली कक्षा, तो पहली कक्षा का स्क्वायर। ठीक है, तो यह क्या आ गया 2 एकम 2, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे देखो k के बाद में अगर हम बात करें l कक्षा में इलेक्ट्रॉन, n कक्षा में इलेक्ट्रॉन को मैं e से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, l कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो l कक्षा के लिए क्या हो जाएगा? n बराबर 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, n मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर तीसरी कक्षा की बात करें, मतलब KLM, ये तीसरी कक्षा है, अगर हम बात करें कि m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या,
तो KLM, m के लिए n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 3, n कितना हो जाएगा 3। पहली कक्षा के लिए n 1 था, दूसरी कक्षा के लिए n 2, तीसरी कक्षा के लिए n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था 2n स्क्वायर, n मतलब इस बार तीसरी कक्षा है, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हो गया देखो यार इलेक्ट्रॉन वितरण का सूत्र, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वितरण का सूत्र, राइट, यहां तक लिखिए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट गाइस हम देखने वाले हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक जिसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, देखिए गाइस यार यहाँ पे ये क्या है, नाभिक है, ठीक है, नाभिक में इन दोनों जो पार्टिकल्स उपस्थित है इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। अब इनमें एक क्या है प्रोटॉन्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो ही परमाणु क्रमांक कहलाती है, प्रोटॉन्स की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो यहां पे लिखूंगा मैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या इसी को क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक बोलेंगे। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। इसके बाद में गाइस एक चीज आपसे पूछी जाती है परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट जो है परमाणु भार या फिर इसे बोलते हैं हम द्रव्यमान संख्या। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। और ये एक्चुअल में क्या होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या, दोनों की संख्या का जो योग है उसी को बोलेंगे परमाणु भार। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग, दोनों का योग जो है उसको बोलेंगे परमाणु भार। इस परमाणु का जो टोटल नेट भार जो है वो क्या कहलाएगा, परमाणु, ये प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग, प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग। तो ए क्या है, परमाणु भार है, ए बराबर क्या है, प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या, ए बराबर प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। बट गाइस अभी देखो यार, मैंने कहा कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को हम जेड बोलते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जेड जो है वो क्या है, प्रोटॉन्स की संख्या है। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर है। परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, प्रोटॉन्स की संख्या को। परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, प्रोटॉन्स की संख्या को। और यहाँ परमाणु भार किसे कह रहे हैं, प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब देखो यार प्रोटॉन्स की संख्या को, अभी मैंने कहा कि प्रोटॉन्स की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो P की जगह हम Z रख सकते हैं, ये n हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा A। तो A बराबर Z प्लस n, ये भी सही है, और A बराबर P प्लस n, ये भी सही है। और ये परमाणु क्रमांक के लिए, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉन्स की संख्या, वो परमाणु क्रमांक कहलाएगा। परमाणु क्रमांक को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जेड बराबर प्रोटॉन्स की संख्या, जेड बराबर प्रोटॉन्स की संख्या, जेड बराबर प्रोटॉन्स की संख्या, जेड बराबर पी, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा परमाणु भार, परमाणु भार को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। परमाणु भार क्या होता है, इन दोनों का योग, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का योग, ठीक है। तो परमाणु भार जो है वो प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब प्रोटॉन्स की संख्या को हम जेड भी बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक भी बोल रहे हैं, तो ए बराबर जेड प्लस एन भी हम लिख सकते हैं, ए बराबर पी प्लस एन भी लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा परमाणु क्रमांक क्या है और परमाणु भार क्या है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स है इनकी क्या विशेषताएं, किसने इसकी खोज की थी, कितना इनका भार होता है, ठीक है, कितना इनके ऊपर आवेश होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खोजकर्ता कौन थे इनके, आवेश का मान इनके ऊपर कितना होता है और भार कितना होता है, भार या फिर द्रव्यमान हम कह सकते हैं, उसका मान कितना होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है,
किसने की थी? जे थॉमसन। इसके बाद में देखिए गाइस, यदि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश जो है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और ऋण आवेश होता है, माइनस का मतलब है ऋण आवेश होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो गाइस, इसकी हम लोग बात करें इसके भार की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भार होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का भार होता है, राइट। इसके बाद में गाइस हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो की थी ई गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन। कई जगह जो है आप लोगों को रदरफोर्ड भी देखने को मिलेगा, बट गाइस मेनली जो है खोजकर्ता का जो मेन श्रेय है वो गोल्डस्टीन को दिया जाता है। हालांकि कई जगह जो है रदरफोर्ड का भी जिक्र है, प्रैक्टिकली उन्होंने जो है रदरफोर्ड ने देखा था इसलिए जो है उनका भी नाम लिया जाता है, बट मेनली जो है गोल्डस्टीन। अगर ऑप्शंस में गोल्डस्टीन ना हो, रदरफोर्ड हो, तो रदरफोर्ड ऑप्शन को आपको टिक करना है। बाकी मैक्सिमम जो है चांसेस ये हैं कि वो गोल्डस्टीन ही ऑप्शन में देगा, ठीक है। बाकी आप लोग याद भी रखिए कि रदरफोर्ड को भी जो है उनके बारे में जो है थोड़ा सा प्रोटॉन के बारे में श्रेय दिया जाता है, राइट। इसके बाद में देखो यार, यदि हम लोग बात करें प्रोटॉन के ऊपर आवेश की, तो प्रोटॉन के ऊपर आवेश जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। आवेश देखिए दोनों के ऊपर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर आवेश जो है समान होता है, बट प्रकृति अलग होती है। आवेश का जो मान है वो बराबर होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, बट प्रकृति जो है वो भिन्न भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है। नेक्स्ट यदि गाइस हम बात करें भार की, कि प्रोटॉन का भार कितना होता है, तो प्रोटॉन का भार होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ठीक है। 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। और ये भार जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का लगभग 1845 गुना अधिक है। इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना अधिक, इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना अधिक। तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना अधिक भारी है, अधिक वजन वाला है, अधिक द्रव्यमान है, राइट। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी गाइस जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वो होता है 0। कितना होता है गाइस? 0 कूलाम। इसलिए हम इसे उदासीन बोलते हैं, उदासीन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 कूलाम आवेश होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित होता है, राइट, ठीक है। इसके बाद में देखो गाइस, इसका वजन जरूर होता है। आवेश रहित तो है, 0 आवेश है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें वजन नहीं होता। वजन फिर भी है, इसमें भार फिर भी है, द्रव्यमान इसका फिर भी है। और द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के बराबर होता है, लगभग 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना अधिक, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन के भार के बराबर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। प्रोटॉन के बराबर ही तो है, 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, राइट। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये प्रोटॉन के बारे में और ये न्यूट्रॉन के बारे में कंप्लीट चीजें मैंने आप लोगों को बताई। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। परमाणु संरचना क्या चीज होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। परमाणु क्रमांक क्या था? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या। परमाणु भार क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, राइट। परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे, Z बराबर P। और जो परमाणु भार है या फिर जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, A बराबर होता है या तो P बराबर N कर दो, या फिर ये A बराबर P प्लस N या फिर Z प्लस N, ठीक है। प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या होता है परमाणु भार, राइट। उसके बाद में हमने ये भी देखा, एक 2n² रूल्स देखा, इलेक्ट्रॉन्स के वितरण, इलेक्ट्रॉन्स को भरने का जो नियम है वो 2n²। इसके अलावा जो है हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में देखा। तो गाइस आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।